नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान की चुनावी चर्चा। तो लगातार एनडीटीवी की टीम इस वक्त पूर्वी राजस्थान के दौरे पर है और मैं खुद चुनावी यात्रा कर रहा हूं और तमाम पूर्वी राजस्थान से जुड़े जो खास राजस्थान की सत्ता के निर्धारण में अहमियत रखते हैं उनको हम कवर करने निकले हैं। भरतपुर, अलवर से लेकर दौसा, सवाई माधोपुर और इस वक्त मैं टोंक के उनियारा में मौजूद हूं और हम कोशिश कर रहे हैं जनता की नब्ज टटोलने की कि किस ओर इस बार राजनीति का ऊंट राजस्थान में बैठने वाला है। तो पूर्वी राजस्थान कई मायनों में सियासी तौर पर राजस्थान में बड़ा अहम रहा है। जो 5 साल का फेर राजस्थान में देखने को मिलता है, 5 साल में सत्ता परिवर्तन पिछले 30 सालों से, उसमें एक बड़ी भूमिका पूर्वी राजस्थान की भी रही है। आपको बता दूं कि 39 सीटें हैं। पिछली बार 2018 के चुनाव में 25 सीटें एक तरह से कहें तो कांग्रेस के खाते में गई थी और बीजेपी का इस पूरे पूर्वी इलाके में सुपड़ा साफ हो गया था और सिर्फ 3 सीटें बीजेपी को मिली थी। उसी तर्ज पर हमने इस बार जानने की कोशिश की कि पूर्वी राजस्थान का रुख क्या है। क्या इस बार फिर से परिवर्तन होगा या फिर इस बार कांग्रेस जो रिपीट का दावा कर रही है उसकी पक्ष में मतदाता जाएंगे। तो कई जिलों का हमने दौरा किया और कई विधानसभाओं को हमने नापा। इस दौरान अपनी चुनावी यात्राओं में कई अहम मुद्दे इस दौरान जनता के निकलकर सामने आए। क्या कांग्रेस को लेकर नाराजगी है, क्या बीजेपी से अपेक्षाएं हैं, क्या जनता कहना है, तमाम इस चुनावी चर्चा में हम उनको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए भी जानने की कोशिश करेंगे और दोनों पार्टियों के प्रवक्ता भी हम कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़े। प्रतीक सिंह मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस से मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे और बीजेपी का भी कोशिश करेंगे कि उनके प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। प्रतीक, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। अक्सर आप हमारे साथ रहे इस चुनावी चर्चा में। प्रतीक, पूर्वी राजस्थान के मैं दौरे पर हूं और इस वक्त 3-4 जिले मैंने कवर किए हैं, कई विधानसभाओं का रुख किया और जो अंतिम व्यक्ति से लेकर के और तमाम मतदाताओं से हमारी इस वक्त पे बात हो रही है लगातार कि किस तरह से आपकी सरकार में कामकाज आपका रहा और आपकी योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच में 7 गारंटियां फिर से चुनाव में देख रहे हैं। एक बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है, जो 25 सीटें आपने जीती थी पिछली बार और बीजेपी जो है 3 सीटों पर सिमट गई थी पूर्वी राजस्थान में, 39 सीटें मोटे तौर पर इस क्षेत्र में हैं। आप फिर से अपनी उन योजनाओं के जरिए जनता के बीच है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर जब देखें तो आपके विधायकों के खिलाफ काफी रोष है। चाहे वह लालसोट में आप प्रसादी लाल मीणा को देख लीजिए, दौसा में मुरारी लाल मीणा को देख लीजिए, तमाम लोग, चाहे वो आपके सवाई माधोपुर में फिर दानिश अब्रार हो, आपके नेताओं के खिलाफ जनता के बीच इम्प्लीमेंटेशन को रोष है और खास तौर पर पब्लिक से जुड़ाव को लेकर भी बड़े सवाल जनता आपके सरकार और विधायकों पर खड़े कर रही है। देखिए मनीष जी, आज जिस तरीके से आप पूर्वी राजस्थान में, मैं भी पूर्वी राजस्थान, इसी कारण से मुझे कार में बैठ करके इस डिबेट में हिस्सा लेना पड़ रहा है और बहुत सारे अनेक सीटों के ऊपर गया, मैं लोगों से बात, कार्यकर्ताओं से बात हुई और जो सबसे बड़ा मुद्दा पूर्वी राजस्थान के अंदर है, 2018 के अंदर मोदी जी राजस्थान में आकर के, पूर्वी राजस्थान में आकर के वो बोल के गए थे कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाएंगे और आपने सही जिक्र किया कि जब वो सीटें नहीं मिली, जब सिर्फ 3 सीटें मिली, वादा खिलाफी की पूर्वी राजस्थान के साथ। और पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया गया। आप देखिए किस तरीके से अगर राजस्थान की जो ईआरसीपी है आया जाता तो पीने के पानी की समस्या हल होती, सिंचाई की समस्या हल होती। छोटी मोटी जो आप बोल रहे हैं कि जनता में रोष है, ऐसा कोई रोष नहीं। मीणा जी के भाषण सुनिए, किरोड़ी लाल मीणा जी बोल रहे हैं कि मेरा तो आखिरी चुनाव है, आप मेरे को जितवा दीजिए। कई जगह वो जाकर के बोल रहे हैं मैं तो जूती सर पे रख करके चलने को तैयार हूं। तो किरोड़ी लाल मीणा जो उनके इतने बड़े नेता हैं, उनको ये बयान इसीलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं और अधिकतर फिर से हमारी नीतियों के दम पे और हमारी जो 7 गारंटी है उनके दम पे और जो इन्होंने वादा खिलाफी ईआरसीपी के वो मामले में किए उसके दम पे दोबारा से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रतीक, दावे यहाँ पर कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। आज सुबह ही मेरी दानिश अबरार से भी बात हुई, किरोड़ी से भी बात हुई, किरोड़ी लाल मीणा से भी बात हुई। जाहिर तौर पर हर विधायक या प्रत्याशी दावे जरूर करता है कि वो चुनाव जीतेगा। जिस ईआरसीपी का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर आप ये परियोजना घोषित कराना चाह रहे हैं, उसको लेकर मैंने खुद किरोड़ी लाल मीणा से सवाल किया कि क्यों नहीं आखिर 5 साल में, और क्योंकि जल शक्ति मंत्री इसी प्रदेश से आते हैं तो हो नहीं पाया।
वो तमाम आरोप आप पर भी लगा रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दौसा का अगर मामला ले प्रतीक, सबसे बड़ी पेयजल की समस्या उस इलाके में है। मैं पूरी तरह से एक्सटेंसिवली काफी दौरा किया वहां का। 15-15 दिन में एक बार घरों में पानी आता है। लोगों को रिसाइकल्ड वाटर का इस्तेमाल अपने घरों के काम में करना पड़ता है। 5 साल से आपके विधायक थे वहां पर, मुरारी लाल मीणा, मंत्री भी रहे। उसके बावजूद वहां पर हालात आज भी जस के तस हैं। लालसौट का एरिया देख लीजिए, सवाई माधोपुर आपके विधायक रहे, रोजगार की समस्या आज भी वही है, जस की तस है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई है, पानी की समस्या आज भी उस इलाके में है। आपके विधायक थे, आपकी सरकारें थी, फिर भी स्थानीय स्तर पर तो कुछ हो ही सकता था इसे दूर करने के लिए। नहीं, पूर्वी राजस्थान के अंदर, पूरे पूर्वी राजस्थान के अंदर पानी की काफी समस्या है और इसीलिए सरकार के समय पे और डीपीआर तैयार की गई। और अगर उसको बना देते, उसको राष्ट्रीय योजना बना देते तो ईआरसीपी का लग जाता। फिर भी राजस्थान की सरकार ने, आप देखो नरोरा डैम है और उसके अलावा एक और ईसरदा डैम है, उसका 88% उसका काम कंप्लीट हो चुका है। तो हमने जो मूलभूत सुविधाएं जो पानी की वहां पर होनी चाहिए थी, उसके लिए लगातार काम किया है। और अगले महीने 2 महीने के अंदर दौसा, सवाई माधोपुर और आसपास के जो जिले हैं, उनको पानी की समस्या जो अभी सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे काम होता है, क्योंकि 40-45 हजार करोड़ रुपए की ईआरसीपी परियोजना है। तो कोई भी राज्य सरकार एक साथ उसमें 40-50 हजार करोड़ रुपए नहीं लगा सकती किसी भी एक योजना में। इसलिए हमने लगातार मांग की, लगातार पत्र लिखे। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से भी हमने बार बार विनती की कि आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं, नहीं करा। ये चलिए कोई बात नहीं, राजस्थान का की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने प्रण लिया है कि चाहे राजस्थान अपने खर्चे पे ईआरसीपी को पूरा करेगा, लेकिन करके रहेगा। और इसीलिए आप देखिए, जो 2 डैम जो मैंने बताए, अगले महीने 2 महीने के अंदर वहां से उनको पानी मिलना चालू हो जाएगा और जो समस्या थोड़ी बहुत आ रही है इलाके की जनता को, वो दूर हो जाएगी। नहीं, ये थोड़ी बहुत समस्या तो नहीं है प्रतीक, बहुत बड़ी समस्या। आप खुद भी बता रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान के दौरे पर है, मैंने भी देखा है कि क्या हालात पानी को लेकर हैं। और यही वजह है कि आपने ईआरसीपी को बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनाया है। हालांकि अभी भी मुझे जो जनता के बीच जाकर लगा, जनता में उस तरह से ये मुद्दा जो आप उठा रहे हैं वो मैसेजिंग अभी तक नहीं है। वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आप वो मैसेजिंग लोगों में ज्यादा दिखाई पड़ी। बने रहेगा प्रतीक। लक्ष्मीकांत पारिक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते बीजेपी से। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी स्वागत है चुनावी चर्चा में एनडीटीवी पर। बात पूर्वी राजस्थान की हो रही है, जो काफी अहमियत रखता है राजस्थान की सियासी रुख को निर्धारित करने में। और पिछली बार आपको काफी बड़ी पटकनी इस इलाके में मिली थी, सिर्फ 3 सीटों तक आप सीमित रह गए थे करीब 39 सीटों में से। इस बार क्या मुद्दे हैं आपके? क्योंकि जमीन पर अगर यहाँ पर देखें तो, क्योंकि आपसे आपके यहाँ विधायक बहुत कम थे, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के विधायक रहे, और पूर्वी राजस्थान अक्सर जिस ओर जाता है सरकार भी का रुख भी वही रहता है। क्या मुद्दे आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं? क्योंकि अभी कल महुआ में आपके जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी बड़ी आम सभा हुई, काफी ताकत आपने भी झोंक रखी है। राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, महिलाओं की अस्मिता का मुद्दा है। राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के साथ पेपर लीक हुए, युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर युवाओं को ठगा गया है, तो मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर 18 बार पेपर लीक की घटना है और 70 लाख युवाओं के साथ जिस पर खिलवाड़ किया गया है, ये सब घटनाएं करते इस पर राजस्थान का चुनाव युवाओं पर केंद्रित रहने वाला है, महिलाओं पर केंद्रित रहने वाला है। और साथ ही साथ ये चुनाव सड़क को लेकर, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी उसको आपने बंद किया, मुख्यमंत्री सड़क योजना के नाम पर आपने कुछ नहीं किया। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में प्रतिदिन लगभग 13 किलोमीटर सड़क बना करती थी, वह आज कांग्रेस सरकार के समय 2.5 से 3 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो ये सब इस बात को इंगित करते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी होगा कि जो सरकार 4.5 वर्षों तक होटलों में कैद रहती है और कुछ विधायक अशोक गहलोत जी के साथ कुछ विधायक माने संजीव पाटिल का मनोरंजन करते हैं, और क्या वे राजस्थान का भला कर पाएंगे? जो 6 महीने पूर्व जागते हैं और घोषणा पंथी बनकर घोषणाओं की गारंटियों की घोषणा कर देते हैं, ऐसे क्या राजस्थान के सब मुद्दे रहने वाले? और राजस्थान चुनाव में जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान की जनता ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल मात्र एक मुगली संघर्ष राजस्थान जनता ने मुख्यमंत्री पद का संघर्ष यहाँ पर, मुगली संघर्ष यहाँ पर देखा है। तो जैसे जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले लंबे समय कांग्रेस के कुशासन से मुक्त होकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाने के लिए अग्रसर है, तो मेरा मानना है कि इस बार बड़ा मुद्दा होगा राजस्थान में कानून व्यवस्था स्थिति, युवाओं को रोजगार, पेपर लीक की घटनाएं इस बार बड़े मुद्दे बनने जा रहे हैं। नहीं तो पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ईआरसीपी बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूर्वी क्षेत्र के लिए जहां पानी की बड़ी समस्या है? आप उस पर क्यों बात नहीं करते? बिल्कुल, राजस्थान जनता जानती है कि जो मुद्दा बना रही कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की देन है
और सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने देश भर में 31 स्थानों को चयन किया था, उसमें 21 स्थान ये भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश CWC की मीटिंग के समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार होती है और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कमलनाथ जी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी दोस्त है, उन्होंने इसमें आपत्ति दर्ज की और राजस्थान की जनता की तो कुठाघात करने का काम किसी ने किया। तो माननीय अशोक गहलोत जी के परम मित्र कमलनाथ जी ने किया और माननीय गहलोत जी ने दोबारा DPR बनाकर नहीं भेजी। ये सबसे बड़ी गलती अशोक गहलोत जी ने की। पिछले 4.5 वर्षों में दोबारा DPR बने कोई व्यवस्था अशोक गहलोत जी ने नहीं की। तो मैं जिस प्रकार समझता हूँ कि कोई दोषी है तो माननीय कमलनाथ जी और अशोक गहलोत जी से दोषी है। प्रतीक, बीजेपी का कहना है कि आप खुद जिम्मेदार हैं ERCP को आगे तक नहीं ले जाने के लिए। आज किरोड़ी मीणा भी वही कर रहे थे जो CWC का जिक्र ये लक्ष्मीकांत जी कर रहे हैं कि आपने उस प्रोसेस को आगे आप लेकर ही नहीं गए। ये बड़ा आरोप आप पर भी लगता है। खुद गजेंद्र सिंह शेखावत कहते थे कि जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो कागजी रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी नहीं की गई। जी, अब आपको बता देता हूँ कि बीजेपी के सारे नेता और प्रवक्ता क्या गजनी है, इनको याद नहीं रहता। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनके एक जो जल शक्ति मंत्रालय है, उसकी कंपनी वेपॉक्स लिमिटेड के ऊपर इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय ने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा कि आप बताइए कि ये DPR सही है कि नहीं है और 50% डिपेंडेबिलिटी पर योजना बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। तो वेपॉक्स कंपनी ने ये बताया है कि DPR 100% सही है और कावेरी नदी के मुहाने पे जो 4-5 परियोजना चल रही है, जिनको राष्ट्रीय परियोजना बनाया गया है, उसका उसके अंदर हवाला दिया गया है। ये 22 अगस्त 2022 की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिएगा, अखबारों में भी छपी थी। तो ये झूठ तो इनका पहला तो ये पर्दाफाश ये हो गया। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि 2005 में जो समझौता हुआ था, बाद में प्रदेश से किसी भी तरीके की NOC की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 बांध ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये इनकी मंशा नहीं है। और मंशा क्यों नहीं है? इनको वोट नहीं मिले, इनको सीटें नहीं मिली, जो प्रत्याशी थे उनको पूर्वी राजस्थान ने नकार दिया। अब नकार दिया तो साहब कैसे उनका काम पूरा हो जाए? उनके साथ सौतेला व्यवहार तो होना ही है। और ये वादा उसी तरीके से था जिस तरीके का 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का था, काला धन वापस लाने का था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का था, किसानों की आय दुगनी करने का था, बुलेट ट्रेन चलाने का था, 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का जो वादा था। तो ये वादा ERCP का भी उसी तरीके का था। लेकिन हमने निश्चय किया, राजस्थान की सरकार ने, और ईसरदा बांध और एक और जो बांध है उसकी 87% उसका काम पूरा करवा दिया। अब ये मुझे बता करके जाए, ERCP अगर इनका मुद्दा था तो इन्होंने क्या काम किया? 25 के 25 सांसद जिता करके भेजे राजस्थान की जनता ने। उस जनता का क्या कमी रह गई थी इनको पूरे वोट देने के अंदर? क्या किया इन्होंने? किसी ने भी, एक ने भी संसद में मुद्दा उठाया? एक ने भी संसद में कोई सवाल पूछा ERCP के मुद्दे पे? नहीं पूछा। ये बता जाए अगर पूछा हो तो संसद में कोई सवाल। प्रतीक जी और लक्ष्मीकांत जी, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे और दूसरे जो मुद्दे इस वक्त पूर्वी राजस्थान के चुनावी परिदृश्य में छाए हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर। NDTV राजस्थान की चुनावी चर्चा। छोटा सा ब्रेक हमने लिया था और हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पूर्वी राजस्थान में सियासत का इस बार रुख क्या है। 25 नवंबर 2023 को जो EVM में भारत भाग्य विधाता जो हमारा मतदाता है वो आखिर क्या तय करने वाला है, जो जनतंत्र इस बार किस ओर अपना झुकाव रखेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। दोनों प्रवक्ता कांग्रेस और बीजेपी से मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले प्रतीक बता रहे थे कि ERCP पर किस तरह से बीजेपी और केंद्र सरकार ने उनकी नहीं सुनी और इसे एक राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया जा सका। बाकी मुद्दों पर भी बात कर रहे थे। लक्ष्मीकांत जी, आपकी ओर रुख करना चाहूंगा। जो तमाम बातें आपने सुनी, प्रतीक कह रहे थे कि किस तरह से आपने अड़ंगा लगाए रखा और जो तमाम जरूरी
कार्रवाइयां थी इन्होंने पूरी की, लेकिन आपने उसे जानबूझकर, क्योंकि आप पूर्वी राजस्थान में कमजोर हैं और आप सत्ता में वो जो डबल इंजन की बात आप करते हैं उसका इंतजार कर रहे हैं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए। देखिए, सब मैं बताऊं, मेरे फाजिल दोस्त अभी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। सीधे तौर पर एनओसी की आवश्यकता है नहीं, कि सब लोग जानते हैं राजस्थान में दो राज्यों बीच समझौता होता है। तो चूंकि ये विषय राज्य का विषय होता है, राष्ट्रीय विषय नहीं होता, तो दोनों लोगों की सहमति उसमें आवश्यक होती है। यदि डीपीआर सही थी तो फिर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर कमलनाथ जी आपत्ति क्यों की? सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कमलनाथ जी की आपत्ति क्यों थी यदि डीपीआर को सही मान लिया था तो? और ये डीपीआर में यदि उन्होंने माना कि 50% नहीं हो सकता, 75% सहभागिता आवश्यक होती है, तो भी कमलनाथ जी ने आपत्ति की। तो कमलनाथ जी की आपत्ति के बाद माने गहलोत जी की 4.5 वर्षों सरकार है, क्या दोबारा डीपीआर आपने बनाई? जिस बैकवर्ड कंपनी की आप बात कर रहे थे वह सरकारी कंपनी, पूर्णतया वे प्राइवेट फर्म है, जिसका काम कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार, या आप और हम भी और कोई भी कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट दे करवा सकती है। तो जिस प्रकार की झूठी अनल बातें कांग्रेस के लोग यहाँ पर करते हैं, मैं समझता हूँ। अभी इन्होंने ईश्वरदा बांध की बात की, हम राजस्थान के परिदृश्य बात करते हैं। ईश्वरदा की बात हम 3 जिलों की बात नहीं करते, हम राजस्थान संपूर्ण 13 जिलों को पानी पिलाने की बात करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारा मानना है कि नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत जदीद परियोजनाओं को डाल दिया जाए तो उसका 90% पैसा भारत की सरकार देती है। अब बात कर रहे थे, अभी बड़ी जोर जोर से बोल रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 बार भारत सरकार ने मीटिंग कॉल की, आपकी सरकार का एक भी मंत्री, चाहे महेंद्र सिंह मालवीय हो या अशोक गहलोत जी स्वयं हो, कभी मीटिंग अटेंड की उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के? कभी गंभीरता नहीं दिखाई, मीटिंग में जाकर के बैठे नहीं। और आज टीवी पर बैठ के बड़े बड़े चैनल के प्रवक्ता बात करते हैं 10 बार की मीटिंग और एक बार मीटिंग जयपुर बुलाई गई और हमारे अशोक गहलोत जी के नुमाइंदा अगर कहते हैं कि इस मीटिंग में मंत्री जी नहीं आ सकते, आखिर क्यों? जब पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने बनी थी डीपीआर, आप ये पता करिए। इसलिए बोलता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता गजनी है, इनको याद नहीं रहता। आपके समय में वो डीपीआर बनाई गई थी, वो डीपीआर किसके समय में बनाई गई थी बताइए? नहीं, आप इन्हें गजनी बताएंगे, वो आपको मुगलिया सल्तनत बताएंगे, जनता को गुमराह करेंगे। चूंकि आप नैतिकता ही नहीं है, आपको सिखाया जाता है कि झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। अरे कब तक लेगा झूठ पे झूठ का सिलसिला? मेरे फाजिल दोस्त, जनता जान चुकी है आपके चेहरे के नकाब हट चुका है आपका, जनता पहचान चुकी है आपके झूठ को, जनता जान चुकी है अटल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी तक की सरकार प्यासी नहीं मरने देना चाहती थी। पूर्वी राजस्थान ने नकार दिया था पिछली बार और इस बार भी नकार देगी, पता लग जाएगा आपको। के मुद्दे से कोई सरोकार उनको नहीं है। आप लोगों को अपने एरिया में, गाँवों में घुसने नहीं दे रहा पूर्वी राजस्थान में। अरे राजस्थान के हर गाँव में करता जा रहे हैं, आप क्या रोकेंगे भाजपा को जाने से? भाजपा तो पूरे देश में छाई हुई है, कमाल की आपकी होने वाली है। लगा था ना लक्ष्मीकांत जी आई थी पूर्वी राजस्थान में, इस बार एक भी नहीं आई। नहीं, लेकिन प्रतीक बड़ा सवाल ये है कि आप इन्हें गजनी बोलते रहेंगे, वो आपको मुगलिया सल्तनत बोलते रहेंगे, और पानी जो सबसे बड़ी जरूरत हमेशा राजस्थान में रहा है उसको लेकर के असल में जो एक पॉलिटिकल विल जो होती है, आप बता दीजिए। डीपीआर को गलत नहीं, मेरा सवाल तो खत्म हो के समय में बताई गई थी। मैं बात ये, हाँ, मेरा सवाल ये और है प्रतीक आपसे कि जब पूर्वी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो पानी के अलावा भी हटकर और समस्याएं हैं। पानी तो अपने आप में वाकई एक जीवन के लिए बड़ी समस्या है। आप पॉलिटिकल रूप से, आप राजनीतिक तौर पर आप जाने जाते हैं आपकी दोनों पार्टियां पानी पिलाने के लिए, लेकिन मतदाता के तो घर में जब नल में पानी नहीं आ रहा है, जनता को नहीं पता है कि आप डीपीआर की है, वो सीडब्ल्यूसी की बात करेंगे, वो आपको मुगलिया सल्तनत बताएंगे, आप उनको गजनी बताते रहेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि ईआरसीपी केंद्र सरकार परियोजना के लिए जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया, आप सवाल उठाते हैं उन पर भी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर भी, और लेकिन 5 साल आपकी भी सरकार रही, उन इलाकों में आपके विधायक और मंत्री रहे, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी देखें जो पेयजल की समस्या, जल जीवन मिशन की बात अक्सर होती है, आपकी सरकार पर घोटाले के उसमें आरोप लगे। दूसरे सबसे बड़े जो आरोप है आपके महिला अपराध को लेकर है, खासतौर पर अपराध तो ही पूर्वी राजस्थान में बड़ा एक मामला, लेकिन महिला अपराध भी जहां जहां आपकी सरकार है और आपके विधायक हैं इस वक्त, लालसौट का मुद्दा देख लीजिए, थोड़े दिन पहले राहुआस की घटना हमने एनडीटीवी पर भी दिखाई, पूरी राजस्थान को पता है, प्रदेश भर में उसकी सुर्खियां बनी। दौसा का इलाका देख लीजिए, सवाई माधोपुर देख लीजिए, तमाम ये इलाके हैं जहां अपराध एक बड़ी चुनौती आपकी सरकार में बनकर उभरा है और जनता इससे परेशान है। कई मतदाताओं ने मुझे बताया कि वो अपनी महिला बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े चिंतित हैं। जी, बात का जवाब दे देता हूँ मैं आपका कि ये केंद्र सरकार और बीजेपी अपराधों के लिए कितने चिंतित है, इससे तो इसका तो ये पता लगता है कि इस साल जो अगस्त के अंदर जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आनी थी वो अभी तक नहीं आई, और वो इसीलिए नहीं आई क्योंकि डेटा छुपाने हैं इनसे। बाद
में हम बात करेंगे, ये बीजेपी, ये बेटी बचाओ बोलते रहते हैं अपने बातों में। नहीं, जो रिपोर्ट का डेटा है उसी पर बात करें। राजस्थान काफी रिपोर्ट की तो बात कर रहा हूँ मैं। इस साल का डेटा कहाँ है? जो 2022 का जो डेटा आना था 2023 में अगस्त में, वो कहाँ है? आज नवंबर हो गया, नहीं हुआ आज तक। एनसीआरबी की रिपोर्ट नहीं आई है 2022 की। कितनी सीरियस है इस बात से पता लगता है। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह की पार्टी, चिन्मयानंद की पार्टी, संदीप सिंह की पार्टी ये बताएगी कि महिलाओं की सुरक्षा कैसे करनी है। इनकी सरकार, जो डबल इंजन की सरकार के दम भरते हैं, हमने मणिपुर में देखा किस तरीके से विफल है। 200 दिन हो गए आजकल, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महिलाओं को नग्न करके सड़क पे ऐसे घुमाया जाता है, कभी नहीं हुआ। और ये शर्मसार, पूरे समाज को शर्मसार करने वाली चीज थी। प्रतीक, ऐसी नृशंस घटनाएं राजस्थान में भी हुई है, ऐसी नृशंस घटनाएं राजस्थान में भी हुई है। घटना ये कोई सवाल नहीं है कि आप राजस्थान पर आपसे पूछेंगे तो आप मणिपुर का याद दिलाएंगे। जी, सरकार अगर यहाँ राजस्थान में हुई तो सरकार ने कार्रवाई की। आज ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर क्या कार्रवाई की? जो डेकोरेटिव जो बेटियां हैं देश की, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, तिरंगे को ऊंचा उठाया, उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। क्या कार्रवाई की ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ? संदीप सिंह हरियाणा में आज भी मंत्री है, क्या कार्रवाई की गई? चलिए बता दीजिए। और तभी अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं जब इस तरीके के किसी भी कृत्य के अंदर जब कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती, ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाता, उसको जेल में डाला जाता, संदीप सिंह को जेल में डाला जाता, तो अपराधियों के हौसले पस्त पड़ते। लेकिन यही पूरे सारे लोग उनको उनके हौसले बुलंद करने का काम करते हैं। और राजस्थान की जनता जान चुकी है, इस बार इनका सुपड़ा दोबारा से साफ होने वाला है, पूर्वी राजस्थान। प्रतीक, लेकिन ये बात, ये कोई नॉर्म नहीं है कि अगर राजस्थान में अपराध हो रहा है तो आप बताएंगे देखिए मणिपुर में भी अपराध हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी अपराध हो रहा है। आप बात हम राजस्थान की कर रहे हैं। राजस्थान में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव नहीं है। पूर्वी राजस्थान की खासतौर पर हम बात कर रहे हैं। अपराध में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि इनके समय पे क्या कार्रवाई हो रही है? हमारे समय तो कार्रवाई हो रही है। एफआईआर लॉन्च कराने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को। कोई मशक्कत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए, एक भी अपराधी अगर खुला हो तो एक नाम बता दीजिए आप मुझे, एक नाम जिसको गिरफ्तार कर। राहुआस की घटना है चंद दिन पहले की, प्रतीक, जहाँ खुद एसआई ने जो है एक 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया है। बड़ी नृशंस घटना है वो। उससे मैं पूछ रहा हूँ, एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसको हमने जेल में नहीं डाला हो, एक नाम बता, आप बता दीजिए। चलिए, और मैंने इतने सारे नाम दिए जो बीजेपी के पिछले साल लालसौट के आसपास डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड किया था। जेल में बरी उनको बेल मिल गई है, बेल मिल गई है उनको। ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत पारिक का भी रुख करता हूँ। हमारा काम नहीं है। पारिक जी, आप तमाम तरह के आप मुद्दे लेकर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर मैं बीजेपी के कई नेताओं से मिला, जनता से मिला। आप खास तौर पर अपराध को और भ्रष्टाचार को इस इलाके में बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आप पर सवाल खुद की, जहां डबल इंजन सरकार का आप दावा करते हैं कि फिर वहां रामराज्य आ जाता है उस डबल इंजन की सरकार में, तो बाकी राज्य तो आपके पास में भी है, वहां सवाल आप पर भी खड़े होते हैं कि जब वहां कानून व्यवस्था नहीं है। अक्सर मणिपुर का जिक्र करती है कांग्रेस, तो आप यहाँ पे कैसे अश्योर करेंगे लोगों को? या फिर आप सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बता कर वोट मांगते रहेंगे? क्योंकि नेता तो आपका स्थानीय होगा कोई ना कोई। देखिए मनीष जी, सब बता दूं कि जिस राजस्थान की सरकार के अंदर जो मंत्री बलात्कार के बाद ये कहता हूं कि मर्दों का देश है, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना को दूसरी हो नहीं सकती। इनको शर्म आने की बात है कांग्रेस के लोगों के लिए कि उन्होंने ऐसे मंत्री ऑफिसर टिकट दिया जो राजस्थान की महिलाओं की अस्मिता पर प्रश्न खड़ा कर रहा था। अभी मेरे यूपी और जाके मणिपुर की बात कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में बताएं। राजस्थान में आखिर क्या हुआ? राजस्थान में दिन दहाड़े काट कर भट्टी में जला दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्म नहीं आई, जो गृह मंत्री भी है। एक बेटी, 4 साल की बेटी का बलात्कार हो गया, शर्म नहीं आई राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री है। रोज राजस्थान में जो जाल में है, प्रोटेस्ट आएगा तो मिलनाज बचाएगा। प्रतीक, ये बड़ा सवाल तो है आप पर। प्रतीक, ये बड़ा सवाल तो है आप पर, जो आपने खुद एक मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, और आला कमान कौन, उसको कहने वाले को फिर से टिकट दे देते हैं। मनीष जी, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बीजेपी के प्रवक्ता रजनी है। आखिर बहुत कम समय, प्रतीक आपसे जवाब लेने भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। मर्दों का प्रदेश और आला कमान कौन? ये विधानसभा ऐसा कहने वाले को मैं टिकट मिलता है। अरे मनीष जी सुनिए तो सही,
राजस्थान की मेरा कहने का अर्थ ऐसा नहीं था, और फिर भी मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूँ। उसी दिन विधानसभा के अंदर ही उन्होंने माफी मांगी थी। बेटी के लिए तो बात कर जा रहे हो, प्रवक्ता है जो राजस्थान की बेटी के पूछ रहे हो निकल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राज्य में महिलाओं उसका चेहरा बना रखा है, बेटी पढ़ाने के लिए होती है। बताओ ये आप नहीं आती आप लोगों को, बोलते प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ। नहीं, आप ये कहीं और ले जा रहे हैं, आप बात का जवाब नहीं दे रहे प्रतीक। मैं जो सवाल मैंने उठाया था, हालांकि समय जी 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 समय कम है, मैं आखिरी में एक सवाल आपसे, जी जी आखिरी में एक आखिरी सवाल आप दोनों ही नेताओं से, लक्ष्मीकांत पारीक आपसे जान लेते हैं आखिर में। 39 सीटें हैं, क्या उम्मीद है आपको इस बार किस और पूर्वी राजस्थान का रुख रहेगा आपका? क्या मुद्दे आप इस बार, हालांकि आप अपराध और भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं, बजरी माफिया का भी आपने मुद्दा बनाया है, जेपी नड्डा ने रैली की है यहाँ पे और बता रहे कि अमित शाह का दौरा भी पूर्वी राजस्थान में अब होने वाला है, बड़ी ताकत आपने झोंक रखी, क्या उम्मीद है आपको यहाँ इस बार? देखिए निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में संक्षिप्त में भारतीय जनता पार्टी सीटें प्राप्त करेगी, और चूंकि कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त हो चुकी है, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये लोकतंत्र को युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार, ये महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाली सरकार, इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, और आने वाली 3 तारीख को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राजस्थान मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात तय है। ठीक है। प्रतीक संक्षिप्त में 30 सेकंड में, काफी आपके तो करीब 5-6 मंत्री भी इस इलाके से आते थे, तमाम तरह के बड़े घटनाएं भी इसी इलाके में हुई, और बीजेपी का भी काफी कुछ दांव पर है, इसलिए किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से उतारा है। जी तो खुद ही चुनाव आ रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी जी दोबारा बोलिए प्रतीक। दोबारा से किरोड़ी लाल मीणा जी तो खुद ही चुनाव हार रहे हैं, और दूसरी बात, जिस तरीके से बीजेपी का पिछली बार चूपड़ा साफ हो गया था यहाँ पे, इस बार पिछली बार 3 एमएलए आए थे, इस बार 3 भी नहीं आएंगे, 0 आएगा। गिनती गिन लीजिए, बड़ा अंडा इनको मिलने वाला है। और ये बेटी बचाओ आप कह रहे हैं कि 3 भी नहीं आएंगे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि 3 की जगह 30 आएंगे। ठीक है, आप दहाड़े मार के रोएंगे वो, दहाड़े मार के रोएंगे वो। अब तो जाहिर तौर पर 25 तारीख को जब आपका फैसला ईवीएम में कैद होगा, और 3 को जी ठीक है। लक्ष्मीकांत जी बहुत शुक्रिया आपका, और प्रतीक आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।